शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपका जो दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ, उस पाठ के दूसरे भाग का विचार विश्लेषण मैंने प्रस्तुत किया था। अभी पाठ का हम तीसरा अंश पढ़ेंगे। मैंने कहा था पृष्ठ संख्या 8, और उसी पृष्ठ का जो सबसे बड़ा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, वहीं से हम शुरू करते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एकाध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कह रहा है, अक्सर आप लोग भी ऐसा करते हैं। जब मैं बच्चा था मैं भी अक्सर ऐसा करता था कि जब गर्मी की छुट्टी होती है या दशहरे की छुट्टी होती है, छुट्टी बिताने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर हम अपने मामा जी के घर चले जाते हैं। और बच्चों का एक शौक होता है मामा जी के गांव जाना, मामा जी के घर जाना। हम वहां रहते हैं एकाध महीने, 1 महीने 1.5 महीने तक रुकते हैं मामा जी के गांव। और जब स्कूल खुलने लगता है, यानी स्कूल खुलने से ठीक पहले हम मामा जी के गांव से वापस आ जाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं जाते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर इतना मामा जी के गांव जाना, वहां एक आध महीना रुकना, इतना चाव नहीं होता। तो लेखक जब बच्चे थे, अपने बचपन के समय जब छोटे थे, वे अक्सर छुट्टी के समय अपने मामा जी के घर चले आते थे और अपने मामा जी के गांव में एकाध महीने, 1-1.5 महीने तक वे रुकते थे और ठीक स्कूल खुलने से पहले फिर अपने गांव, अपने घर, शहर वापस चले जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक क्या कहते हैं कि बहुत मुश्किल से मैंने, क्योंकि उस वक्त लेखक के पिताजी शहर में नौकरी करते थे, लेखक अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे और उनके मामा जी के गांव से शहर ज्यादा दूर नहीं था। इसलिए छुट्टी के समय लेखक आसानी से मामा जी के गांव आ जाते थे। लेकिन बहुत मुश्किल से 2 बार आए होंगे मामा जी के गांव, 2 बार छुट्टी के दौरान आए होंगे। और ठीक उसी बीच उनके पिताजी जहां नौकरी करते थे, जिस शहर में वे रहते थे, कहीं दूसरे किसी शहर में उनके पिताजी की बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया। बदली मतलब ट्रांसफर, नौकरी जब करते हैं, नौकरी के एक क्षेत्र में ट्रांसफर होता रहता है। तो जब लेखक के पिताजी की बदली हो गई, तब लेखक उसी शहर को छोड़कर, जिस शहर में पिता की बदली हुई थी, उसी शहर में चले गए। और वो शहर मामा जी के गांव से काफी दूर था। मतलब छुट्टी के समय उसी शहर से मामा जी के गांव आना इतनी आसान बात नहीं थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब हम पास के शहर में रहते थे, बहुत मुश्किल से 2 बार मैं मामा जी के गांव जाने में सक्षम हुआ था। और उसी बीच मेरे पिताजी की बदली हो गई और दूर शहर में चले जाने के कारण एक लंबे समय मतलब लगभग 8-10 साल तक, लंबे समय तक मामा जी के गांव में दोबारा जा नहीं सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक कहते हैं, और जब पिताजी की बदली दूसरे किसी दूर के शहर में हुई, जब वे दूर किसी शहर में चले गए, तब से लगभग 8-10 साल तक लेखक अपने मामा जी के गांव नहीं आ सके। और अचानक जब 8-10 साल के बाद लेखक फिर पुनः अपने मामा जी के गांव आए, तब लेखक अब बच्चा नहीं था, लेखक बड़ा हो गया था। 8-10 साल बाद देखते देखते गुजर जाते हैं, लेकिन इन्हीं 8-10 सालों में छोटा बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। लेखक भी बहुत बड़े हो गए थे। और जब मामा जी के गांव आए हैं, जब बच्चे थे, वे अक्सर मामा जी के गांव आने के बाद
सबसे पहले बदलू काका को ढूंढते थे, भागते दौड़ते बदलू काका के घर पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, लगभग 8-10 साल बाद लेखक अपने मामा जी के गांव आए हैं और इसी बीच लेखक बहुत बड़े भी हो गए हैं, उनकी उम्र बढ़ गई है, वे अब बच्चा नहीं है, युवक बन गए हैं। और इसी बीच उन्हें लाख की गोलियां याद नहीं आई। 8-10 साल बाद आए हैं, अचानक उन्हें न बदलू काका की याद आई और न ही लाख की गोलियों की याद आई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू काका का ध्यान न आया। इसलिए लेखक कहते हैं, मैं मामा जी के गांव में था, लेकिन इतने दिन मामा जी के गांव में होते हुए भी मुझे बदलू काका याद नहीं आए। और एक बात, बदलू काका कब याद आएंगे, जब लाख की गोलियां, लाख की चूड़ियां याद आएंगी, तब बदलू काका याद आएंगे। अब तो लाख की चूड़ियां जो है वो लेखक के जेहन में ही नहीं है। लेखक लाख की चूड़ियों को भूल चुके हैं। अगर वे लाख की चूड़ियों को भूल गए हैं तो बदलू काका को इतने आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। इसलिए मामा जी के घर थे, गांव में थे, लेकिन जितने दिन भी थे उसी बीच कभी उन्हें बदलू काका का ख्याल नहीं आया था। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। मामा जी के गांव में है, बदलू काका तो याद नहीं है, भूल चुके हैं, लगभग भूल चुके हैं। इसी बीच लेखक ने देखा कि गांव की जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने अपनी कलाई में कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं। जब बच्चे थे, लेखक आए थे, तब लेखक ने देखा कि गांव की सारी महिलाएं लाख की चूड़ियां पहनी हैं। लेकिन आज 8-10 साल बाद, बड़े हो जाने के बाद, जब लेखक पुनर्बार अपने मामा जी के गांव आए हैं, लेखक ने एक अच्छी चीज नोटिस की। उन्होंने नोटिस किया कि गांव के लगभग महिलाओं के हाथ में लाख की चूड़ी के बदले कांच की चूड़ियां हैं। उन्होंने सबकी कलाई में, हर महिला की कलाई में ज्यादातर कांच की चूड़ियां देखी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब विरल, रेयर, बहुत कम महिला ऐसी थी उस गांव में जिनके हाथों में लाख की चूड़ियां थी। गिने चुने कुछ महिलाओं को छोड़ देने के बाद गांव की सारी महिलाएं कांच की चूड़ियां ही पहनी थीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, लेखक कहते हैं, और जब मैंने बहुत कम महिलाओं के हाथ में लाख की चूड़ियां देखी, तब मुझे अचानक बदलू काका की याद आ गई। देखिए, मैंने कहा था जब तक लेखक लाख की चूड़ी को याद नहीं रखेंगे तब तक बदलू काका उन्हें याद नहीं आएगा। और अचानक जैसे ही एक दिन उन्होंने कुछ गिने चुने महिलाओं की कलाइयों में लाख की चूड़ियां उन्होंने देख ली, तुरंत अचानक उन्हें बदलू काका याद आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। लेखक कहते हैं, और जब थे मामा जी के गांव में थे, उस वक्त बारिश हुई थी, हल्की फुल्की बारिश हुई थी शायद, और लेखक के मामा जी के घर का जो आंगन था, उसी आंगन में फिसलन था। आप लोगों ने भी देखा होगा, जिनका मतलब पक्का घर है, आपका जो बरामदा तो नहीं कहेंगे, वो चबूतरा टाइप का होता है, चारों तरफ घर होता है, बीच में चबूतरा टाइप का होता है, और वहाँ कभी कभार सीमेंट वगैरह होता है। ठीक है, मिट्टी नहीं होता, वहाँ पे मिट्टी नहीं होती, सीमेंट होता है, और वहाँ बारिश के समय पानी जमकर फिसलन हो जाता है। तो लेखक के मामा जी के घर का जो आंगन था, उसी आंगन में फिसलन था। बारिश हुई थी और उसी फिसलन में, उसी आंगन में जब उनके मामा की लड़की दौड़ती हुई जा रही थी, छोटी बच्ची दौड़ती हुई जा रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया। और पैर फिसल जाने के कारण उन ममेरी बहन
ठीक है, लेखक के मामा की बेटी यानी लेखक की बहन, मामा की बेटी इसीलिए ममेरी बहन। लेखक की ममेरी बहन पैर फिसल जाने के कारण आंगन में गिर पड़ी, और जैसे ही गिर पड़ी, आपको यकीन नहीं होगा, उस छोटी बच्ची ने अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी थी, कांच की चूड़ियां पहन रखी थी, और जैसे ही वह गिर पड़ी तब उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी, वह कांच की चूड़ियां टूट गई। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कभी किसी महिला से पूछिए, ठीक है, आपके घरों में आपकी माएँ, आपके जो भी हैं रिश्तेदार, जो भी महिला लोग होते हैं, वे लोग कांच की चूड़ियां पहनती हैं, आजकल सब लोग पहनती हैं। जब गिर जाने के कारण कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं, तब क्या बुरा हाल होती है, उनसे पूछिएगा। ठीक है, अगर हम गिर जाते हैं और कांच की चूड़ी अगर टूट जाती है, तो वो कांच की चूड़ी, ठीक है, ये जो चमड़ी है, चमड़ी के अंदर घुस जाती है, कभी कभार घुस जाती है। और कांच की चूड़ी इतनी नुकीली होती है, अगर एक बार घुस गई कलाई में तो बहुत खून निकलेगा वहां से। और उनकी ममेरी बहन के साथ वही हादसा हुआ। जब वह गिर पड़ती है, उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट जाती है, तब उस चूड़ी, टूटी हुई कांच की चूड़ी उनकी बहन की कलाई में घुस जाती है, और उसमें से बहुत खून निकलता है। ठीक है, और विडंबना की बात देखिए, उस वक्त लेखक के मामा जी जो हैं वो घर पर मौजूद नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, लेखक अकेले थे। तो जब लेखक ने देखा कि कांच की चूड़ियां कलाई में घुसकर काफी खून बहने लगा है, तो लेखक ने उसकी मरहम पट्टी करने लगे, मरहम पट्टी किया। ठीक है, जहां से खून निकल रहा था, कलाई से जहां से खून निकल रहा था, ठीक है, उसकी मरहम पट्टी लेखक ने खुद की। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। और इस हादसे के बाद अचानक से लेखक को बदलू का याद आया। आज तक याद नहीं आ रहा था, वहां पे पता नहीं कितने दिन वहां वे रुके हुए थे, लेकिन बदलू का याद नहीं आया था। लेकिन उस हादसे के तुरंत बाद अचानक लेखक बदलू काका को याद करते हैं, बदलू काका की याद आने लगती है। तो जैसे ही बदलू काका का याद आया, लेखक ने सोचा कि कम से कम मैं एक बार जाकर बदलू काका से मिल आऊं। उन्होंने बदलू काका से मिलने का निश्चय किया। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। और जब शाम को लेखक अपने मामा जी के घर से निकले, टहलने निकले, टहलते टहलते, घूमते घूमते वे बदलू काका के घर घुस गए। उससे मिलने बदलू काका के घर गए। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। मैंने पूर्व वीडियो में मैंने कहा था, जहां बदलू काका 8-10 साल पहले काम करता था, ठीक है, एक वहां पे एक नीम का पेड़ था। उसी नीम के पेड़ के नीचे एक खटिया डालकर रखकर वह बैठकर उसी मचिया डालकर वहां पे बैठकर काम करता था। बगल में भट्टी दाग रही होती है, ठीक है, वह दृश्य था। आज भी वही दृश्य है, लेकिन पूरा दृश्य नहीं है। जब 8-10 साल बाद अचानक लेखक बदलू काका के घर गए हैं, लेखक ने देखा कि बदलू काका उसी नीम के पेड़ के नीचे एक खटिया पर लेटा हुआ है। वो लेटा हुआ था, नीम का पेड़ है, नीचे एक खटिया है, और उसी खटिया में बदलू काका उस खाट पर, उस खटिया पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। अक्सर हम किसी के घर जाते हैं, जान पहचान के या किसी रिश्तेदार के, ठीक है, चाहे वो हम 8-10 साल बाद जाएं, 5 साल बाद जाएं या 20 साल बाद जाएं, हम उन्हें नमस्ते करते हैं। अगर वे हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो हम उन्हें नमस्ते करते हैं। लेखक ने भी वही किया। जब लेखक वहां गए, देखा नीम के पेड़ के नीचे एक खटिया पर
खाट पर बदलू काका लेटा हुआ है, तब बदलू काका को देखते ही लेखक ने नमस्ते किया। नमस्ते भैया। देखिए, इसी गलतफहमी में मत पड़ी कि बदलू काका पूरा नींद में सोया हुआ है। नहीं, वो ऐसे ही लेटा हुआ था, शाम का समय ऐसे ही लेटा हुआ था। तो जैसे ही लेखक ने बदलू काका को नमस्ते किया, बदले में बदलू काका ने भी कहा नमस्ते भैया, जवाब दिया। लेखक के नमस्ते का उसने जवाब दिया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, तुरंत उत्तर दे दिया नमस्ते भैया, और उठकर खाट पर बैठ गया। और वह तुरंत उठ गया। देखा उसने कि कोई अनजान आदमी उससे मिलने आया है, कोई मुसाफिर उससे मिलने आया है जिसे वह जानता नहीं है। और उस अनजान आदमी को देखकर बदलू काका खटिया से उठ गया और वहां खटिया में बैठ गया। उठकर वो बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। उठ तो गया, बैठ तो गया, नमस्ते का जवाब तो दे दिया, लेकिन बदलू काका क्या लेखक को पहचान पा रहा है? नहीं, क्योंकि लेखक 8-10 साल बाद मामा जी के गांव आए हैं। और 8-10 साल बाद लेखक का हुलिया, लेखक के शरीर का हुलिया पूरा बदल गया है। जब बच्चे थे तो ठीक है, मतलब दाढ़ी मूछ कुछ नहीं थी। अब लेखक युवक बन गए हैं, थोड़ी बहुत दाढ़ी मूछ भी आ गई है। उनका जो फेशियल पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। मुंह का जो ढांचा था वह ढांचा बदल गया है, चेहरा बदल गया है, हुलिया बदल गया था। इसलिए बदलू काका भी 10 साल बाद थोड़ा बहुत बूढ़ा हो चुका था। हाँ कि नहीं? उसकी नजर भी, उसकी दृष्टि भी कमजोर होने लगी थी। और अचानक 8-10 साल बाद देखकर वह भला कैसे पहचान सकता है? वह पहचान नहीं पाया। ठीक है, वह लेखक को पहचान नहीं पाया और देर तक लेखक को ऐसे ही देखता रहा। मतलब वो देख रहा लेखक को, यानी वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, कौन है ये, क्यों आया है मेरे पास, मैं उसे जानता हूं क्या? वह देखकर मन ही मन लेखक को पहचानने का प्रयास कर रहा है। मैं हूं जनार्दन काका, यानी लेखक का वास्तविक नाम था जनार्दन। तो लेखक ने अपना परिचय दिया कि काका आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं हूं जनार्दन, मैं जनार्दन हूं काका। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो इस तरीके से लेखक ने परिचय दिया, अपना परिचय दिया। पहले उन्होंने अपना नाम बताया कि काका मैं जनार्दन हूं, आपका जनार्दन हूं। आप याद कीजिए, जब मैं बच्चा था मामा जी के गांव आता था, मैं अक्सर आपके पास आता था, दिन भर आपके पास बैठता था, हम दोनों के बीच काफी सारी बातें होती थी, हाँ कि नहीं? और आप मुझे हर रोज प्रतिदिन 1-2 लाख की गोलियां, सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देते थे। क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही हूं जनार्दन। ठीक है, लेखक ने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, क्योंकि बूढ़ा हो गया था, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी थी। मतलब याद रखने की क्षमता थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी। किसकी? बदलू काका की। लेखक परिचय देने के बावजूद भी लेखक को आसानी से बदलू काका पहचान नहीं पा रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतर रहा हो। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। ठीक है, मतलब परिचय देने के बाद भी अचानक से बदलू काका लेखक का पहचान नहीं पाता है और वह अपने स्मृति पटल को तंदुरुस्त कर रहा है, जागरूक कर रहा है। वह सोचने में मजबूर हो गया है। ठीक है, वह याद कर रहा है, मन ही मन याद कर रहा है। और ऐसे कुछ देर चुपचाप बैठकर
लेखक को देखता रहा, निहारता रहा, याद करता रहा पिछली बातों को, और अचानक से याद आ जाता है और वह खुशी के मारे बोल पड़ता है। क्या कहता है? आओ आओ लला बैठो। अब बदलू काका लेखक को पहचाना। ठीक है, पहचाना, लेकिन थोड़ा सा समय लगा। पहचानने के बाद वह लेखक को पास बुलाता है, बैठने के लिए कहता है, और कहता है बहुत दिन बाद गांव आए। मतलब मैं तो बोल चुका हूं ना कि लेखक लगभग 8-10 साल तक मामा जी के गांव नहीं आए थे, और 8-10 साल कोई छोटा समय नहीं होता, बहुत एक लंबा समय होता है। और एक लंबे समय तक लेखक अपने मामा जी के गांव नहीं आए थे। तो बदलू ने पूछा कि बहुत दिनों के बाद तुम इस गांव में आए हो? तो लेखक कहते हैं हाँ, इधर आना नहीं हो सका। हाँ काका, मैं तो आना चाहता था लेकिन आ नहीं पा रहा था। मामा जी के गांव में आना चाहता था लेकिन संभव नहीं था। मैं कितना भी कोशिश करूं आने की, लेकिन आ नहीं पा रहा था। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। और बदलू काका ने लेखक के बैठने के लिए एक चारपाई का प्रबंध किया था। उसी चारपाई में बैठते हुए लेखक ने उत्तर दिया कि मैं भी कब से मामा जी के गांव आना चाहता था, लेकिन मेरी हालत कुछ ऐसी थी, मैं चाहते हुए भी इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, चाह कर भी मामा जी के गांव नहीं आ सकता था, नहीं आ पा रहा था। कुछ देर फिर शांति रही। मतलब हम एक व्यक्ति के साथ कितना भी घनिष्ठ संपर्क हमारा क्यों ना हो, हम एक व्यक्ति के साथ कितना भी क्लोज क्यों ना हो, जब हमारे बीच 8-10 साल का फासला रहता है, 8-10 साल का व्यवधान रह जाता है, और अचानक हम देखते हैं तो वह अपनापन अचानक से नहीं आता। लेखक जब बच्चे थे, बदलू काका के साथ उनका अपनापन, उनकी आत्मीयता कुछ अलग थी। और 8-10 साल बाद जब अचानक लेखक आए हैं, बदलू काका ने अचानक लेखक को देखा, तो वह अपनापन, वही आत्मीयता अचानक से नहीं आ सकती। हाँ कि नहीं? परिचय तो हो गया दोनों के बीच। बदलू काका भी खटिया से उठकर बैठ गया। लेखक को भी बैठाने के लिए एक चारपाई का प्रबंध किया। बदलू काका लेखक को पहचान भी चुका है, लेकिन फिर भी कुछ देर शांति रही, दोनों चुप रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। लेखक देख रहे थे, लेखक वहां बैठे थे लेकिन देख रहे थे, क्योंकि बचपन में जब लेखक आए थे, आ रहे थे, तब वहां का दृश्य कुछ अलग था, और आज 8-10 साल बाद वहां का दृश्य पूरा बदल गया है। जो चीज वहां, जहां बदलू काका जिस नीम के पेड़ के नीचे खटिया पर लेटा हुआ था, वहां खटिया नहीं था, वहां पहले एक मचिया था। उसी मचिया पर बदलू काका बैठकर अपना काम करता था। बगल में भट्टी थी, दहक रही थी, लाख की सुंदर सुंदर गोलियां थी। वहां एक बेलन नुमा मुंगेरिया थी। हाँ कि नहीं? बदलू काका के बगल में एक हुक्का रहता था। आज लेकिन एक खटिया के अलावा वहां कुछ नहीं है। लेखक ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। नजर दौड़ाने का मतलब है वे मन ही मन वे सारी चीजों को ढूंढ रहे थे जो वे 8-10 साल पहले देख चुके हैं। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। लेखक कहते हैं वहां तो कुछ है नहीं, लेखक क्या देखेंगे? तो लेखक कहते हैं मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, मैंने नजर डालने की कोशिश की, लेकिन ना तो मुझे वहां बदलू काका की मचिया नजर आई और ना ही वह दहकती हुई भट्टी नजर आई। कुछ भी वहां नहीं थी, ना मचिया थी ना भट्टी थी। फिर लेखक ने पूछा आजकल काम नहीं करते काका? लेखक ने पूछा, क्योंकि लेखक ने देखा कुछ नहीं है वहां पे, एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो लेखक के मन में संदेह हुआ। ठीक है, लेखक के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पूछा
जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तब लेखक ने पूछा कि काका आजकल क्या आप काम नहीं करते? बदलू काका कहता है, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। देखिए ये जो मैं पंक्ति, ये जो पैराग्राफ है जिसके बारे में मैं अभी आलोचना करूंगा, जो चीज अभी बदलू काका कहेगा उसमें एक संवेदना निहित है, एक सेंटीमेंट है उसमें। बदलू काका के अंतर्मन की वेदना छिपी हुई है। बदलू काका निराश होकर कहता है, किसको? लेखक को, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, काम तो कई साल से बंद हो गया है, मैं आजकल और काम नहीं कर रहा हूं। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। बहुत निराश मन से बदलू काका लेखक को कह रहा है, क्या करूं लला, एक जमाने में मेरे हाथों से बनाई हुई लाख की चूड़ियों की चर्चा पूरे इलाकों में थी, आजकल तो मेरे लाख की चूड़ियों को कोई पूछता भी नहीं है। जब मेरे लाख की चूड़ियों को पूछने वाला कोई नहीं है तो मैं काम कैसे कर सकता हूं? इसलिए मैंने काम बंद कर दिया और कई सालों से मेरा काम बंद हो गया है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। बहुत दर्द भरे कंठ से लेखक को बदलू काका कहता है कि आजकल तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी हमारे गांव की महिलाएं भी आजकल लाख की चूड़ियां नहीं पहन रही हैं। उन्हें लाख की चूड़ियां आजकल पसंद नहीं आती, वे लोग तो कांच की चूड़ियां पहनती हैं। मेरी लाख की चूड़ियों को वे पूछती भी नहीं है। वह कुछ देर चुप रहा। बदलू काका कुछ देर चुप रहता है, फिर बोला, फिर कहता है, मशीन युग है ना लला, मशीन युग। वह मशीन युग की बात करता है। आजकल सब काम मशीन से होता है। वो कहता है, वो मशीन को दोष देते हुए कहता है कि लला आजकल का युग तो मशीन युग हो गया है। जो काम इंसान को करना चाहिए वही काम मशीन कर रहा है। लोग मशीन से काम निकाल रहे हैं, हाँ कि नहीं? आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले लोग बैलों को लेकर खेत को जोतते थे, आज तो पावर टिलर आ गया, ट्रैक्टर आ गया, हाँ कि नहीं? फिर जब काटते थे धान को, आजकल तो मशीन आ गया, बस एक बार ऊपर चढ़ा दो वो कट जाएगा, अपने आप कट के साइज होकर रहेगा। पहले लोग रोटियां बेलते थे, आजकल तो वही आर्टिफिशियल बेलन, वो रोटी बेलने वाला मशीन भी आ गया। पहले लोग सील पर अगर कुछ बांटना हो या कुछ चुरना हो सील का इस्तेमाल करते थे, आज तो वो सील भी नहीं है, ग्राइंडर आ गया। हर एक चीज दिन प्रतिदिन इंसान को जो काम करना चाहिए, आजकल इंसान खुद उसी काम को ना करके मशीनों के द्वारा करवा रहा है। मशीन आ गया, हर एक काम में मशीन, ठीक है। और 20-25 साल गुजर जाने दीजिए, ऐसा भी समय आएगा कि ये जो चावल हम पकाते हैं, दाल बनाते हैं, ठीक है, चावल पकाते हैं, दाल बनाते हैं, इंसान को अपना हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। ये चाल दावल भी अपने आप बन जाएंगे। अभी तो राइस कुकर आ गया है, आप पानी डालो, चावल डालो, स्विच ऑन कर दो, ठीक है, लिमिटेड टाइम, उसका जो समय है उसी समय के अंदर चावल भी बन जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। धीरे धीरे इंसान के द्वारा किए जाने वाले हर एक काम को मशीन कर रहा है। पहले बदलू काका अपने हाथों से लाख की चूड़ियां बनाता था, लेकिन कांच की चूड़ियां क्या इंसान अपने हाथों से बना सकता है? नहीं, मशीन से। कांच की चूड़ियां मशीन से बनती हैं और उसका जो उसमें जो डिजाइन होता है वो भी मशीन से होता है। तो इसलिए अभिमान भरे स्वर से बदलू काका लेखक को कह रहा है कि लला ये तो मशीन युग आ गया है, आजकल सब काम मशीन से हो रहा है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। सही बात है, आजकल खेत भी मशीन से जोते जा रहे हैं, बैलों की जरूरत नहीं पड़ती।
हाँ कि नहीं, बैलों की जरूरत नहीं पड़ती, लोग किसान खेत भी मशीन से जोत रहा है। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। वो लास्ट में कहता है कि भले ही कांच की चूड़ियां खतरनाक होती है। खतरनाक इसलिए होती है कि अगर आप गिर जाओगे, कांच की चूड़ियां अगर टूट जाएगी तो कलाई में घुस जाएगी, उसमें से खून निकलेगा, वो खतरनाक होती है। खतरनाक होते हुए भी आजकल के लोग कांच की चूड़ियों को इसलिए इतना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो कांच की चूड़ियां मशीन से बनती हैं, और कांच की चूड़ियों की जो डिजाइन होती है उसी डिजाइन लाख की चूड़ियों में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए महिलाएं जो हैं आजकल कांच की चूड़ियां ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, पहन रही हैं। लाख की चूड़ियों को कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए मैंने लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया। यानी उसकी जो पैतृक पेशा थी, वो पैतृक पेशा पिछले 2-3 सालों से बंद हो चुकी है। फिर लेखक कहते हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने देखा है ना, बदलू काका के घर आने से पहले बारिश के कारण उनके लेखक की जो ममेरी बहन थी वो फिसल गई थी, गिर पड़ी थी, और जो कलाई में उसने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी वो कांच की चूड़ियां टूटकर कलाई में घुस गई थी, खून निकल रहा था उसमें। उन्होंने देखा है कांच की चूड़ियां जो है वो आसानी से टूट जाता है। ये जो चमड़ी है ना, इस चमड़ी को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लेखक ने कहा ये कांच की चूड़ियां जो होती हैं वो आसानी से टूट जाती हैं और बहुत खतरनाक भी होती हैं। लेखक ने टिप्पणी की, लेखक ने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। बदलू काका कहा, लला लेकिन क्या करें, भले ही कांच की चूड़ियां खतरनाक है, भले ही कांच की चूड़ियां आसानी से टूट जाती हैं, लेकिन नाजुक तो हैं। यानी जितना मजबूत लाख की चूड़ियां होती है उतना मजबूत कांच की चूड़ियां नहीं होती। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। ठीक है, कांच की चूड़ियों को नाजुक बताते हुए वह खांसने लगा, क्योंकि बुढ़ा हो गया है, उम्र ढल चुकी है। हाँ कि नहीं। और जब इंसान की उम्र ढल चुकी होती है, जब इंसान बुढ़ा हो जाता है, तब तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। ठीक है, तो बदलू काका सूखी खांसी जिसे कहते हैं, सूखी खांसी यानी लंबे समय तक खांसना, जो लंबे समय तक खांसते रहते हैं, सूखी खांसी। बदलू काका को उस वक्त सूखी खांसी हो गई थी और वह लेखक से बात करते करते, ठीक है, खांसने लगा और वह देर समय तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। उसकी खांसी देखकर लेखक सोच रहे हैं कि शायद बदलू काका को दमा हो गया। दमा मतलब आजमा, आजमा, दमा मतलब आजमा, एक बीमारी का नाम है आजमा। तो उसकी सूखी खांसी देखकर लेखक ने अनुमान लगा कि शायद बदलू काका आजमा की बीमारी से ग्रस्त है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, अवस्था के साथ साथ बूढ़ा हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों में, उसके माथे में नसें उभर आए थे। ठीक है, वो कमजोर लग रहा था और ऐसी स्थिति में बीमारियां होना आसान सी स्वाभाविक बात है, आसान सी बात है। उसकी उम्र भी ढल चुकी थी। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, हाथों पर। जब हम बुढ़ा हो जाएंगे, देखना, ये देखिए, मेरा माथा देखिए, यहाँ नसें नहीं है। नसें मतलब जिसे आप कहते हैं भैन, हाँ कि नहीं, भैन, नसें नहीं है, नसें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम बुढ़ा हो जाएंगे, यहाँ नसें आ जाएंगी, यहाँ नसें आ जाएंगे। ये हाथ में देखिए, यहाँ नसें पूरा स्पष्ट दिखाई देंगी। नसें जब उभर आते हैं वृद्ध काल में, जब नसें उभर आते हैं एकदम स्पष्ट दिखाई, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भेन कहां से कहां तक गया है। जब हम बूढ़े होंगे हमारी भी यही हालत होगी। और बदलू काका की भी फिलहाल यही हालत है। उसके माथे पर और उसके हाथों पर नसें उभर आई हैं।
जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला। देखिए, लेखक शक कर रहे हैं, लेखक को लग रहा है कि बदलू काका को आजमा की बीमारी, दमा की बीमारी हुई है। लेकिन पता नहीं बदलू काका ने कैसे लेखक के मन की बात को ठान ली। बदलू काका ने अचानक से लेखक के मन की बात को ठान ली और तुरंत बोला, दमा नहीं है मुझे, दमा नहीं है मुझे। लेखक बदलू काका ने तुरंत कहा कि लला, मुझे कोई दमा की बीमारी नहीं हुई है, फसली खांसी है, फसली खांसी। फसली खांसी मतलब मौसम बदलने के साथ साथ जो थोड़ी बहुत बीमारियां। आप देखिए, गर्मी का मौसम खत्म होते होते बारिश का मौसम आ जाता है। और बारिश के मौसम में, क्योंकि देखिए जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, एक ऋतु जाती है, दूसरी ऋतु इस धरती पर आती है, तब उस समय में एक जा रही होती है और एक आ रही होती है। उसी समय जो क्लाइमेट में जो चेंजनेस होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसका थोड़ा बहुत असर हम पर पड़ता है, क्योंकि हम जल्दी उस ऋतु के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। कभी कभार हम एडजस्ट नहीं कर पाते और बारिश के मौसम में शुरुआती में शुरू में थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हमें भी हो जाती है। थोड़ा गीले हो जाएंगे तो नाक से गंगा यमुना बहने भी लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे जो हैं, तुरंत थोड़ा सा गीला क्या हो गया, ठीक है, सर दुखने लगेगा, नाक से गंगा यमुना निकलने लगेंगे, खांसी होगी। ये सब क्या है? ये फसली, मतलब ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, जस्ट वायरल फीवर आप जिसे कहते हैं। क्लाइमेट के बदलने से, जलवायु के परिवर्तन होने से, जब हम जलवायु के साथ, जब हम क्लाइमेट के साथ अपने आप को तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाते, तब अचानक से हमें कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है। और इसी बीमारी का परिणाम है ये फसली खांसी, जो अभी बदलू काका भोग रहा है। तो उसने कहा कि मुझे कोई दमा बीमारी नहीं है, बस ये एक फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है। देखिए, आज के ज़माने में सोचिए, आज के ज़माने में अगर किसी इंसान को पिछले 1-2 महीने से सूखी खांसी हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, हाँ कि नहीं? हम उसे टीबी का नाम देते हैं। सूखी खांसी, और वो भी पिछले 1-2 महीने से कॉन्टिन्यूस अगर किसी को हो रही है तो हम उसे टीबी का नाम देते हैं। लेकिन पिछले ज़माने में, बहुत पहले, इन चीज़ों का कोई बोलबाला नहीं था, नाम नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। तो वह कह रहा है ये जो फसली खांसी हो रही है मुझे, ये पिछले 1-2 महीने से हो रही है और आने वाले 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएगी, उसका विश्वास है। और देखना, शहर में रहने वाले लोग थोड़ी सी बीमारी जब होती है, शहर में रहने वाले लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, वे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, हाँ कि नहीं? लेकिन गांव में, खेत खलिहानों में काम करने वाले लोग मजबूत होते हैं, ठीक है? वे रोज रोज ऐसी परिस्थितियों से जूझते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। जब हमें खांसी होगी, हम 200-400 रुपए की दवाई खरीदकर हम खाते हैं। लेकिन गांव में रहने वाले लोग, जो पुराने लोग हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे 2-4 दिन खांसते रहेंगे और ऑटोमेटिकली वो खांसी गायब हो जाएगी। उनके लिए दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, वे लोग अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। बदलू काका भी ऐसा मजबूत इंसान था, और उसे वह जो खांसी थी वो फसली खांसी थी जिसका वो शिकार हुआ था, और पिछले 1-2 महीने से उसे खांसी हो रही थी, और वह जानता था कि 10-15 दिन में यह खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं चुप रहा। बदलू काका की इतनी सी बात सुनकर लेखक चुप थे, लेखक ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। तो जिस तरीके से बदलू काका लेखक से बात कर रहा था, जिस तरीके से उसने अपने मन की बात बता रहा था, उसी बातचीत के सिलसिले में लेखक को कहीं ऐसा लगा कि जैसे बदलू काका के मन में एक बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है, वह किसी ट्रेजेडी से जूझ रहा है, उसके मन में कहीं कोई गहरी चोट पहुंची है
जिसे बदलू काका खुलकर कह नहीं पाता। लेखक को ऐसा लगा, उसके बातों से, बदलू काका की बातों से लेखक को ऐसा लगा जैसे बदलू काका मन ही मन किसी गहरी चोट में डूबा हुआ है, उसे सदमा पहुंचा है किसी चीज को लेकर, वह मन ही मन अंदर से टूट पड़ा है, मन ही मन वह पीड़ा भोग रहा है, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहा है। लेखक ने ऐसा अनुमान लगाया। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, क्योंकि देखिए, जो इंसान अपने हाथों से काम करके चीजें बनाकर बेचकर 2 पैसा कमा लेता है, अपना परिवार चलाता है, अगर उसी काम को मशीन ने करना आरंभ कर दिया, मशीन के जरिए अगर उसी काम को हम करेंगे, तो उसकी रोजी रोटी पर रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उसके पेट पर लात मारने जैसी बात होगी। हाँ कि नहीं? अगर मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं खुद मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, 2 पैसे इनकम कर रहा हूं, उसी पैसों से अपना गुजारा करता हूं। अगर मैं जो काम कर रहा हूं उसी काम को अगर लोग मशीन के सहारे करने लगेंगे, ठीक है, तो मेरी रोजी रोटी तो खत्म हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी। लोग मेरे पास थोड़ी ना आएंगे काम करने के लिए। एक तो मशीन से काम जल्दी होगा, और दूसरी बात, मशीन जितना फिनिशिंग के साथ काम को करेगा, हम अपने हाथों से उतना फिनिशिंग से काम नहीं कर सकते, तो लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे मशीन से काम करवाने के लिए, हमारे पास नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। और बदलू काका इसी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा था। बात यही है, मशीन युग आ जाने के कारण उसका धंधा पूरा चौपट हो गया था, ठीक है। एकमात्र सहारा था रोजी रोटी का, लाख की गोलियां बनाना, बेचना, पैसे कमाना और परिवार का भरण पोषण करना। जब मशीन युग के कारण उसका धंधा चौपट हो गया है, बेचारा बदलू काका अब बेसहारा हो गया है, लाचार हो गया है, बेरोजगार हो गया है, और अब वह उसी बेरोजगारी के चौपेट में आ गया है। इसी बेरोजगारी की समस्या से वह जूझ रहा है। इसलिए लेखक ने सोचा कि सही में इसी मशीनी युग के कारण कितने लोगों के हाथ कट गए हैं। हाथ कट जाना मतलब बेकार हो जाना, बेकारी हो जाना, बेरोजगार हो जाना। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके बाद ना बदलू काका लेखक से बात करता है, ना लेखक बदलू काका से बात करते हैं। कुछ देर तक चुप्पी रहती है, दोनों शांत बैठते हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ बोल नहीं पाता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का जो अंतिम अंश है, अंतिम भाग यानी चौथा भाग, पृष्ठ संख्या 9, और हम इस पृष्ठ की जो ये वाली लाइन है, आम की फसल अब कैसी है काका, यहां से हम पढ़ेंगे। यहां से लेकर पृष्ठ संख्या 10 अंत तक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो ये विश्लेषण कर रहा हूं, विचार विश्लेषण चल रहा है, जिस पाठ की मैं व्याख्या कर रहा हूं, मैं YouTube में, आप वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। समझ में ना आए तो देखना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और एक बात, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो एजुकेशन रिलेटेड, शैक्षिक संबंधी जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, आसानी से मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।